प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात आज का हमारा जो लेक्चर होगा वह स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका के संदर्भ में होगा और वह भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो आज का हमारा लेक्चर किससे संबंधित है? स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय। मैंने स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद और कार्यपालिका अर्थात संघीय सरकार, इन दोनों पर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। मैं क्रमबद्ध रूप में आपको समझा रहा हूँ स्विट्जरलैंड का संविधान। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है। क्या कह रहा हूँ मैं? राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है और सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत मैंने आपको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये दोनों ही जो संरचनाएं हैं, सरकार के 2 अंग हैं, मैंने ठीक से समझा दिए हैं। आज हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका अर्थात संघीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब आप किसी भी देश के संविधान में सरकार की तीनों ही अंगों की क्या व्यवस्था की गई है, तीनों अंगों की क्या व्यवस्था की गई संविधान में, इसको समझ जाते तो शेष रहता ही क्या है फिर? राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये बातें शेष रह जाती हैं। तो आप जब पॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन करते हैं, पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में सिलेक्टेड होते हैं, किसी विश्वविद्यालय में किसी देश का संविधान पढ़ना पड़ता है, दूसरे विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग पाठ्यक्रम होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन चाहे किसी भी देश की राज्य व्यवस्था हो भाई, उसमें कानून बनाने वाली संस्था भी होगी जिसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। अब कानून बना दिया तो उसकी क्रियान्विति भी करनी पड़ेगी, तो कार्यपालिका भी होगी, चाहे वे किसी भी रूप में हो। और इसके बाद में इन दोनों में भी विवाद होगा, और यदि संघात्मक शासन प्रणाली है तो केंद्र और राज्य में भी विवाद होगा, तो इसका फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका की भी व्यवस्था किसी न किसी रूप में की जाती है। वो एक अलग बात है कि किसी देश के अंतर्गत न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिएगा, वहाँ पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। भारत में देखिएगा, यहाँ पर भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। जबकि ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन के अंतर्गत संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद के द्वारा किसी प्रकार का कैसा भी कोई भी कानून बनाया जाए, वहाँ की न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। अर्थात ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। अब रही बात स्विट्जरलैंड की, भाई स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थिति दुर्बल है, कमजोर है। अर्थात अमेरिका और भारत की तरह स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका को संघीय स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। मतलब संघीय संसद के द्वारा अर्थात केंद्रीय सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कैसा भी कानून बनाया जाए, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। मतलब संघीय संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। हाँ, कैंटेन के द्वारा यदि कोई संविधान के विरुद्ध कानून बनाया जाता है तो फिर उसकी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए संघीय स्तर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसके पास नहीं है। जबकि कैंटेन के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध संघीय संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। तो इसका मतलब न्यायपालिका की स्थिति दुर्बल है, कमजोर है स्विट्जरलैंड में। जबकि अमेरिका में और भारत में न्यायपालिका की स्थिति सबल है, शक्तिशाली है। दोनों ही देशों में, भारत अमेरिका में, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। अर्थात दोनों ही देशों में संसद के द्वारा, भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, अमेरिका में व्यवस्थापिका कांग्रेस कहते हैं। दोनों ही देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कानून बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक, अमान्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। जबकि स्विट्जरलैंड में
केंद्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर, संघीय संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए, स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती है। हाँ, कैंटनों के द्वारा, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली है वहाँ, तो वहाँ पर 20 पूर्ण कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन है, पूर्ण बनाते 23 कैंटन हो जाती हैं। तो डेफिनेटली उनके द्वारा संविधान के विरुद्ध, संघीय संविधान के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाया जाता है तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अब संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सभी बातें आपको समझाएं, उससे पहले प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको मिल सके, इसके लिए उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा हमारे चैनल को। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय मतलब वहाँ का जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हम इसके संगठन, इसका क्षेत्राधिकार और इसके बाद में यहाँ न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अभाव के कारण कि भाई यहाँ पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्यों नहीं दी गई है, और इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण, अर्थात स्विट्जरलैंड में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वह दुर्बल क्यों है, कमज़ोर क्यों है, शक्तिहीन क्यों है, इसके क्या कारण है, ये सब बातें मैं आपको क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। और इसके बाद में अंत में स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की वास्तविक स्थिति क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने प्रत्येक बात यहाँ नोट कर दी है और एक एक बात को समझाऊंगा, फिर इससे बाहर आपसे पूछा क्या जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ नोट किया है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। मीन्स राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति सरकार में होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। अब मैंने कार्यपालिका अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो नया संविधान है जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू हो गया है, नया संविधान, नए संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें 196 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय और इसकी एक प्रस्तावना है। ठीक है भाई, प्रस्तावना तो किसी न किसी रूप में सभी देशों के संविधानों की होती है। प्रस्तावना में क्या कुछ होता है मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है भाई। अब स्विट्जरलैंड में जो कार्यपालिका है इसे क्या कहा गया है, संघीय सरकार। नए संविधान में संघीय सरकार। व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है, संघीय, नए संविधान में संघीय संसद। और न्यायपालिका को नए संविधान में क्या नाम दिया गया है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ये नाम दिया गया है। अब हमें तो अध्ययन किसका करना है, न्यायपालिका का, मतलब संघीय सर्वोच्च न्यायालय का, फेडरल सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका मैंने ठीक से आपको समझा दिया है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंतर्गत। मैं स्विट्जरलैंड के संविधान को क्रमबद्ध रूप में समझा रहा हूं। मैंने ब्रिटिश संविधान और अमेरिका का संविधान भी पूर्ण कर दिया है, वह भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्रमबद्ध रूप में सभी टॉपिक्स लिए हैं मैंने, ये ध्यान रखना है आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ, मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान विषय की गहराई में ले जाना चाहता हूँ। ये मेरा मूल लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि मैंने 25 वर्ष तक महाविद्यालयों में जब पढ़ाया तो वहाँ देखा कि वास्तव में विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं समझाया जाता जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। तो इसलिए अब मेरे सामने ये परेशानी आई कि मैं पूरे ही भारत के विद्यार्थियों को, अदर कंट्रीज़ के जो विद्यार्थी हैं उनको भी कैसे राजनीति विज्ञान समझाऊं, उन तक कहाँ राजनीति विज्ञान की पहुंच हो पाएगी, कैसे समझाऊं उनको। तो मुझे यही रास्ता लगा कि चलो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाऊं। इसलिए मैंने ये लक्ष्य बनाया कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम अपलोड करूँगा डेफिनेटली। फिर चाहे वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित क्यों ना हो, फिर चाहे वह स्नातक स्तर के विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों हों, मैं सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। अब न्यायपालिका की बात करते हैं, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की। तो वास्तव में ये जो स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय है भाई, इसके पहले इस डायग्राम से समझेंगे, इसके बाद में एक बात क्लियर हो जाएगी। इस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। कहाँ? यदि संघीय संसद के द्वारा, ये संघीय सरकार हुई कार्यपालिका, ये व्यवस्थापिका है जिसका कार्य कानून बनाना है, तो संघीय संसद के द्वारा अर्थात स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका के द्वारा किसी भी प्रकार का कानून बनाया जाए, स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। मैंने ये दर्शा भी दिया है यहाँ कट के निशान से। इसका मतलब यही है कि ये किसी भी प्रकार का कानून बनाए, किसी प्रकार का कानून बनाए, संघीय सर्वोच्च न्यायालय इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध, अमान्य घोषित नहीं कर सकती। हाँ, यदि कैंटन, क्योंकि वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती है, संघीय सरकार और प्रांतों की सरकारें, और स्विट्जरलैंड में प्रांतों कैंटन कहा गया है, जो संघ की इकाई है उनको कैंटन कहा गया है। हाँ, कैंटन के द्वारा, प्रांतों के द्वारा, संघ की इकाइयों के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति विचित्र है कि संघीय स्तर पर इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि कैंटनों के स्तर पर इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इसलिए स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति दुर्बल है, कमजोर है, शक्तिहीन है। तो आशा करता हूँ ये बात यहाँ तक आप समझ गए होंगे। क्लियर? इसके बाद में हम एक एक बात को क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं, क्रमबद्ध रूप में। ठीक है भाई? सबसे पहले तो मैंने आपके लिए कोटेशन लिखी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझे बिना आगे बात क्लियर नहीं हो पाएगी। क्या? एक विद्वान है हांस ह्यूबर क्या कह रहे हैं कि स्विस जनता, मतलब स्विट्जरलैंड की जनता, स्विस जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानूनों का, व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे, संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब वहाँ की जनता वास्तविक रूप में ये कहती है, स्विट्जरलैंड की जनता का ये विचार है, क्या विचार है कि संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका के द्वारा यदि समीक्षा की जाती है तो लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब स्विट्जरलैंड की जनता ये मानती है कि संसद के द्वारा, संघीय संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाए और न्यायपालिका उसकी समीक्षा करे तो इसका मतलब ये है कि वो जनता की समीक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण हैं उनको अपनाया गया है। मतलब ये मान के चला जाएगा कि अगर संघीय संसद ने कोई कानून बनाया और संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जनता की समीक्षा कर रही है। इसलिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो जनता की समीक्षा करे। इसलिए स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती, उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता, उसे रद्द नहीं किया जा सकता, उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस जो व्याख्यान से ये हंस ह्यूबर का, इससे सब बातें स्पष्ट हो रही हैं कि वहाँ की जनता ये नहीं चाहती है कि भाई हमारे द्वारा कोई कानून बनाया जाए और उस कानून की न्यायपालिका समीक्षा करे। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है। वो इसका ये अर्थ निकालते हैं कि ये समीक्षा व्यवस्थापिका की नहीं हो रही है, जनता की हो रही है। इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि न्यायपालिका को ये शक्ति दी जाए। इसलिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है कि वह व्यवस्थापिका के द्वारा, संघीय संसद व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करे, ये अधिकार नहीं है। हाँ, कैंटन के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो उसे असंवैधानिक, अवैध घोषित करार दिया जा सकता है। इसकी व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि वो वास्तविक रूप में संघ को एकजुट रखना चाहते हैं, संघ को एकजुट रखना चाहते हैं। और वैसे देखें तो पूरी दुनिया के अंतर्गत जहां कहीं भी संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम है भाई, वहां केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो परिवेश है वो बाध्य कर रहे हैं सभी राष्ट्र राज्यों को कि भी केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली हो। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा तभी तो हो पाएगी। अगर केंद्रीय सरकार दुर्बल होगी तो डेफिनेटली बाह्य आक्रमण से रक्षा हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो विचित्र है, अनूठी है, निराली है। क्या कि पूरी दुनिया के अंतर्गत केंद्रीय सरकारें शक्तिशाली होती जा रही हैं और होना भी जरूरी है। ठीक है भाई, खैर ये बहुत लंबी बातें हो जाती हैं, हम इसकी बात करते हैं इसके बाद में। अब अगली बात लेते हैं क्रमबद्ध रूप में। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब सभी महत्वपूर्ण बातें नोट करते चलिएगा। स्थापना
1848 के अंतर्गत की गई। जो प्रथम संविधान था वहाँ का 1848, उसके बाद हम 1874 में आता है, फिर 1899 के अंतर्गत 1874, और उसके बाद में 1999 के अंतर्गत नया संविधान फिर से बनता है और उसके ऊपर जनमत संग्रह कराया जाता है और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू हो जाता है। खैर ये सब मैंने स्विट्जरलैंड के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपलोड कर दी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान देंगे कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1848 में की गई और नए संविधान के अनुच्छेद 106 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था ठीक से कर दी गई है कि स्विट्जरलैंड में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 106 में। और इसका जो कार्यालय है वर्तमान समय में कहाँ है, नोट कीजिएगा, वहाँ के कैंटन का नाम है वोर्ड कैंटन की राजधानी लॉसेन में स्थापित है। ये कौन, संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, कैंटन है, एक वोर्ड नाम है उसका, वोर्ड कैंटन की मतलब राजधानी लॉसेन में है, लॉसेन में ये स्थापित है। इसके बाद में हम बात करते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की। संगठन में क्या क्या बातें आएंगी कि स्विट्जरलैंड में एक ही संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, और इसके बाद में इस सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं न्यायाधीश संघीय संसद के द्वारा चुने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है वो संघीय संसद के द्वारा चुने जाते हैं। ये संघीय संसद व्यवस्थापिका के द्वारा चुने जाएंगे इसके सदस्य, ठीक है, जो न्यायाधीश हैं। इसके बाद में इनकी योग्यता क्या है, योग्यता के बारे में स्विट्जरलैंड का संविधान मौन है, कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो। प्रतिनिधि सभा जो कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है, इसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है, तो यहाँ सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने की योग्यता जो रखता है वह है क्या है, इसके लिए अर्थात संघीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए चुना जा सकता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है आगे, योग्यता के बारे में संविधान मौन है, अर्थात संविधान में स्पष्ट रूप में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों अर्थात न्यायाधीशों के बारे में, योग्यता के बारे में पूर्ण रूप में मौन है, ठीक है भाई। इसके बाद में अगली बात आती है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल 6 वर्ष बताया गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य न्यायाधीश, इनका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन इनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और अब ये परंपरा बन गई है कि बार बार वो निर्वाचित होते रहते हैं, तो एक लंबी अवधि तक वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं। आप नोट कीजिएगा, यहाँ पुनर्निर्वाचन इनका हो सकता है। कार्यकाल केवल 6 वर्ष है वहाँ, लेकिन पुनर्निर्वाचन इनका हो सकता है। निर्वाचन कौन करता है, संघीय संसद के द्वारा इन्हें चुना जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है जो कि पुनर्निर्वाचित नहीं होंगे। अब ध्यान देना है, इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो पुनर्निर्वाचित, दोबारा से निर्वाचित नहीं होंगे, जिनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष है। बस ये एग्जाम पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते, केवल 2 वर्ष है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल। इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष है और ये पुनर्निर्वाचित नहीं होंगे, जबकि इसके जो अन्य सदस्य हैं न्यायाधीश वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। अब इसके बाद में इसकी सदस्य संख्या कितनी है कुल, तो ध्यान दीजिएगा, वास्तव में इसकी सदस्य संख्या जो न्यायाधीश हैं उनकी तो 26 से 28 हो सकती है। न्यायाधीशों की सदस्य संख्या 26 से 28 हो सकती है, नोट कीजिएगा 26 से 28 हो सकती है। और स्विट्जरलैंड में एक व्यवस्था और है, इसमें वैकल्पिक न्यायाधीश और होते हैं, विकल्प के रूप में वैकल्पिक न्यायाधीश और होते हैं, जिनकी सदस्य संख्या 11 से 13 हो सकती है। परंतु वर्तमान समय में या आज न्यायाधीशों की संख्या 26 है कुल, और वैकल्पिक जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 12 है। इसे नोट कीजिएगा, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। आज वर्तमान समय में 26 न्यायाधीश है और वैकल्पिक न्यायाधीश 12 है, ठीक है भाई। तो ये इसकी सदस्य संख्या होगी। इसके बाद में पहला बात इसका हो गया संगठन, दूसरा पार्ट इसका हो गया, दूसरा संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मतलब इसका क्या क्या अधिकार क्षेत्र, इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं, किन किन की ये समीक्षा कर सकता है, कौन कौन से विषय इसके दायरे में, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनकी की ये समीक्षा करे, देखरेख करे, हैं, उनके विवादों का फैसला करे,
इसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं कि भाई इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो मैंने यहाँ आपके लिए 3 बिंदु नोट किए हैं, इन 3 बिंदुओं से आप सभी बातें समझ जाएंगे। समझे क्या है जो ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, मतलब इसके दायरे में क्या क्या बातें आती हैं। पहला बिंदु मैंने आपके लिए बनाया है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। इससे पहले यहाँ नोट कीजिएगा कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है उसका उल्लेख अनुच्छेद 189 से 191 में किया गया है। 189 से 191, 89, 90, 91 3 अनुच्छेद इसके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। कुल अनुच्छेद 196 है संविधान में, जबकि 189 से 191 में अधिकार क्षेत्र की चर्चा की गई है। अधिकार क्षेत्र में सबसे पहले आता है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। संवैधानिक संविधान संबंधित संवैधानिक क्षेत्राधिकार। अब संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी भाई, जहां पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले सुना सकता है, कौन कौन सी बातें आएंगी मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है। सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक अधिकारों का कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा है, मैंने लिखा है स मतलब संवैधानिक अधिकार उल्लंघन। संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में कोई भी यदि विवाद आता है तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएगा। संवैधानिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है कहीं पर भी पूरे देश के अंतर्गत तो इसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। एक बात। दूसरी बात मैंने लिखी राज्य कैंटन। राज्य मतलब राज्यमंडल, राज्यमंडल मतलब संघ, वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र और राज्य हो गई, तो केंद्र को वहाँ एक प्रकार से राज्यमंडल कह रहे हैं, संघों को राज्यमंडल कह रहे हैं। कैंटन वहाँ के प्रांत हैं, इकाई है, संघ की इकाई है, ठीक है। तो राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य क्या कह रहा हूं मैं, राज्यमंडल नोट करेंगे आप, यहाँ पूरा नोट कीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है थोड़ा, ये एक बात ये है तो नोट करें। राज्यमंडल और कैंटन के मध्य विधि से संबंधित, कानून से संबंधित कोई आपसी विवाद है तो उसका फैसला संघीय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, इसके अधिकार क्षेत्र में ही आएगा ये, ठीक है। इसके बाद में लिखा है कै मतलब कैंटन के मध्य, क्या कैंटन कै मतलब कैंटन भाई जो वहाँ की संघीय इकाई है ना, कैंटन है, जैसा कि अपने यहाँ तो उनको प्रांत कहते हैं, संघीय इकाई कहते हैं, राज्य कहते हैं। भारत की बात करें तो वहाँ पर जो संघीय इकाई उनको कैंटन कहते हैं। तो कैंटनों के मध्य मतलब कैंटन के मध्य, ये तो राज्यमंडल और कैंटन के मध्य, संघ और कैंटन के बीच में। और ये है कै मतलब कैंटन के मध्य सार्वजनिक विधि से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वह भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नोट कीजिएगा, कैंटन के में मध्य सार्वजनिक विधि से संबंधित विवाद इसके अधिकार क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया संवैधानिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। दूसरा लिया है मैंने दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या है, स्विट्जरलैंड में संघीय संसद मतलब ये जो व्यवस्थापिका है, मैंने इसलिए यहाँ पहले नोट कर दिया है, ये जो व्यवस्थापिका है ना उसका नाम है संघीय संसद स्विट्जरलैंड में। तो संघीय संसद विधि द्वारा क्या, संघीय संसद विधि द्वारा कानून द्वारा दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासकीय क्षेत्राधिकार संघीय सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में ला सकता है। कौन कौन सा लाया जाएगा, ये संघीय संसद कानून के द्वारा तय करेगी, ठीक है। सिर्फ इतनी बात यहाँ नोट कीजिएगा, संघीय संसद विधि द्वारा संघीय सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का निर्धारित करती है। कौन, संघीय संसद विधि कानून द्वारा नियम द्वारा उपनियम द्वारा, ठीक है। तो ये होगा इसका दूसरा। और तीसरा जो इसका क्षेत्राधिकार है संघीय सर्वोच्च न्यायालय का, फेडरल सुप्रीम कोर्ट का, वो है कैंटनों के प्रशासकीय कानून संबंधी क्षेत्राधिकार। कैंटन मतलब स्विट्जरलैंड में जो प्रांत हैं, संघ की जो इकाई हैं, जिन्हें कि भारत में प्रांत कहा जाता है, घटक कहा जाता है, घटक संघ की इकाई कहा जाता है, राज्य भी कहा जाता है, तो वहाँ कैंटन कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। तो जो कैंटन है ना, कैंटन के प्रशासकीय कानून संबंधी क्षेत्राधिकार, वास्तव में स्विट्जरलैंड में संघीय संसद की स्वीकृति से
संघीय संसद की स्वीकृति से, फिर बोल रहा हूं मैं, संघीय संसद, ये जो व्यवस्थापिका है ना स्विट्जरलैंड की, संघीय संसद नाम उसका, संघीय संसद मतलब व्यवस्थापिका, संघीय संसद की स्वीकृति से कैंटन, क्या, कैंटन के प्रशासकीय कानून के क्षेत्राधिकार को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है, मगर किसकी स्वीकृति से, संघीय संसद की स्वीकृति से, संघीय संसद की स्वीकृति से कैंटन के प्रशासकीय कानून को संघीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है, कोई भी कैंटन ला सकती है। तो ये होगा इसका तीसरा, ठीक है भाई। इसके बाद में फिर मैंने इसका तीसरा पार्ट बनाया है, तीसरा नोट करें, आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये अलग से नोट कीजिएगा, नोट करें आप, आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या मतलब इसका। देखो स्विट्जरलैंड में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, इसको संघीय स्तर पर मतलब संघीय संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन यदि कैंटनों के द्वारा संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है तो उसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है। कैंटनों के द्वारा संघीय संविधान के विरुद्ध यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, रद्द कर सकती है। तो इसीलिए आंशिक न्यायिक पुनरीक्षण है, मतलब संघीय स्तर पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं है, जबकि कैंटनों के स्तर पर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, इसलिए आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण है। इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह दुर्बल है, कमजोर है, शक्तिहीन है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो चौथा पार्ट बनाया है मैंने, नोट करें, न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अभाव के कारण, मतलब स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती, समीक्षा नहीं कर सकती है। तो इसके क्या कारण है, मतलब न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अभाव के क्या कारण है कि भाई संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा नहीं कर सकती, उसको रोक नहीं सकती, अवैध घोषित नहीं कर सकती। कैंटनों को द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे संविधान के विरुद्ध तो उनको ये रोक सकती है, समीक्षा कर सकती है, लेकिन संघीय संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए समीक्षा नहीं कर सकती है संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका कारण क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्यों किया गया है? संकेत मैंने यही दे दिया था कि वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड की जो जनता है वो संवैधानिक कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन मानती है। उनका कहना है कि यदि न्यायपालिका संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करती तो इसका मतलब ये होगा कि जनता की समीक्षा कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई, जनता किसी भी कानून को वहां पर अमान्य घोषित कर सकती है, जनमत संग्रह में उसके पक्ष में मत ही नहीं देगी, तो सब कुछ तो वहां जनता ये, इसलिए जनता ये मान के चलती है कि भाई अगर संघीय संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसकी समीक्षा यदि संघीय सर्वोच्च न्यायालय करता है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो जनता की समीक्षा कर रही है, इसलिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार नहीं दिया गया है। मूल कारण तो इसका ये है। अब देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कारण मैंने यहाँ लिखे हैं, बिल्कुल ईजी हैं। 1 2 3। नंबर 1, स्विस जनता जन संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड की जनता जन संप्रभुता में विश्वास करती है, मतलब स्विट्जरलैंड की जो जनता है वह वास्तविक रूप में जनता की संप्रभुता में विश्वास करती है। इसलिए स्विट्जरलैंड की जनता ये नहीं चाहती है कि उनके द्वारा बनाए गए कानून की कोई समीक्षा करे, और अगर कोई समीक्षा करेगा मतलब न्यायपालिका संघीय सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा करेगा तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि लोक निर्णय की समीक्षा हो रही है, और लोक निर्णय की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। मैंने नोट भी कर दिया, लोक निर्णय की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहां संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि संघीय संसद के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है संघीय सर्वोच्च न्यायालय। पहला कारण। दूसरा, न्यायाधीश संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इधर आइएगा भाई, संघीय संसद के द्वारा ही जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मैंने यहाँ समझाया आपको, न्यायाधीश हैं, उनको संघीय संसद ही तो चुनती है। आप इनको, यहाँ मैंने बताया 6 वर्ष कार्यकाल है और ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, तो दोबारा से निर्वाचित होना है इनको, तो मुझे बताइएगा क्या इनके द्वारा निष्पक्ष समीक्षा की जाएगी? फिर ये
संघीय संसद के द्वारा यदि कोई गलत कानून बनाया भी जाता है तो क्या निष्पक्ष समीक्षा कर सकते हैं? क्योंकि ये चुनाव तो यही करेंगे, इसलिए इनके विरुद्ध जा ही नहीं सकते। तो इस कारण भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है, समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, न्यायाधीश संघीय संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए ये चाहेंगे कि भाई हम बार बार न्यायाधीश बने, और बार बार न्यायाधीश बनेंगे तो संघीय संसद के विरुद्ध ये निर्णय ले ही नहीं सकते, इसलिए भी अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर, संघीय स्तर पर कैंटन को पर दिया गया, बार बार कह रहा हूं। तीसरा है स्विस नागरिक अत्यधिक लोकतांत्रिक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्विस नागरिक अत्यधिक लोकतांत्रिक है। इसका क्या मतलब है? वास्तव में स्विट्जरलैंड की जनता इतनी लोकतांत्रिक है कि वो किसी भी रूप में उनके द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर कोई प्रतिबंध स्वीकार ही नहीं करेगी। इसलिए न्यायपालिका को संघीय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया। मैंने यहाँ नोट भी किया है, प्रतिबंध स्वीकार नहीं, मतलब स्विट्जरलैंड की जनता को किसी भी रूप में अपने द्वारा, क्योंकि वहाँ लोकसभाएं हैं, आरंभक है, जनमत संग्रह है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लोकसभाएं हैं, आरंभक है, जनमत संग्रह है, प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की गई है। मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के मुख्य 4 साधन है, चारों साधन वहाँ अपनाए गए हैं। तो इसमें तो वास्तविक रूप में लोकसभाओं में स्वयं जनता कानून बनाती है, स्वयं जनता कानून बनाती है, स्वयं जनता कानूनों के जो ब्यौरे होते हैं उसको प्रस्तुत करती है संघीय संसद में। तो स्वयं जनता क्या चाहेगी कि हमारे कानूनों की समीक्षा की जाए? जनता हरगिज नहीं चाहेगी। इसलिए स्विट्जरलैंड की जनता नहीं चाहती है कि भाई जन इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध हो। मतलब स्वयं जनता कानून बना रही है तो जन इच्छाओं पर प्रतिबंध को वहां की जनता स्वीकार नहीं करती है। और अगर संघीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन का या कानूनी की समीक्षा का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भी जनता की समीक्षा हो रही है। इसलिए स्विट्जरलैंड की जनता नहीं चाहती है। तो इस तीसरे कारण की वजह से भी स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, जन इच्छाओं पर प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेगी वहां की जनता। इसलिए भी संघीय सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। और इसके बाद में 5वां पार्ट मैंने बनाया है आपके लिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता के कारण। मतलब स्विट्जरलैंड में जो ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो शक्तिहीन क्यों है, दुर्बल क्यों है, कमजोर क्यों है, उसकी शक्तिहीनता के कारण क्या है, क्यों इतना कमजोर है ये मैंने यहाँ 4 बिंदु नोट किए, 1 2 3 4। नंबर 1, न्यायाधीशों का संघीय संसद द्वारा चुनाव। ये बिंदु यहाँ पर भी आ गया किसी न किस रूप में, न्यायाधीशों का संघीय संसद द्वारा चुनाव। अर्थात न्यायपालिका के अंतर्गत, मतलब संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो न्यायाधीश होते हैं ये संघीय संसद के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए ये वास्तविक रूप में यदि इनके कानून की समीक्षा का भी अधिकार दे दिया जाए तो फिर ये इसके विरुद्ध जा ही नहीं सकते हैं, निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकेंगे ये। एक तो ये है इसका कारण शक्तिहीनता का। दूसरा, कार्यकाल केवल 6 वर्ष, आजीवन नहीं। भाई जो ये संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनका कार्यकाल केवल 6 वर्ष है। वो एक अलग बात है कि पुनर्निर्वाचन का अधिकार ही नहीं दिया गया है, दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं ये, लेकिन डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है कि भाई सभी न्यायाधीश दोबारा से जो है चुन करके आ जाएंगे। तो इनका कार्यकाल केवल 6 वर्ष होता है। ऐसी स्थिति में भी वास्तविक रूप में यहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं वो इतने विशेषज्ञ नहीं हो पाते, इस कारण भी ये शक्तिहीन है। और तीसरा है, सीमित शक्तियाँ दी गई हैं। इसका मतलब क्या है कि जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसको सीमित शक्तियां दी गई हैं, इसलिए भी ये है शक्तिहीन है, कमजोर है, दुर्बल है। क्या है सीमित शक्तियां? यहाँ सिर्फ इतना नोट करेंगे कि संघ के कानूनों की मतलब संघीय संसद व्यवस्थापिका, संघीय संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून यदि संविधान के विरुद्ध भी हैं तो उनकी व्याख्या संघीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकती है। हाँ, कैंटन यदि संघीय संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो उनकी समीक्षा संघीय सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। इसलिए सीमित शक्तियां दी गई हैं। मतलब संघीय संसद के द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए उसकी समीक्षा संघीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। हाँ, कैंटन संघीय संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं तो उनकी समीक्षा की जा सकती है। इसलिए एक जगह न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति नहीं दी गई है,
मतलब संघ में नहीं दी गई है, जबकि कैंटोनिक स्तर पर दी गई है। इसलिए क्या लिखा है मैंने यहाँ, सीमित शक्तियां दी गई हैं। किसको, संघीय सर्वोच्च न्यायालय को। और अंतिम चौथा है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। भाई स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो 4 मुख्य उपकरण हैं, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक और प्रत्यावर्तन, ये चारों मैं अलग से जब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके अंतर्गत इनकी व्याख्या करूंगा, वहाँ समझाऊंगा। मैं यहाँ तो संकेत दे रहा हूँ, केवल ध्यान दीजिएगा। कहीं आप ये सोच रहे हो सर ने इनका नाम तो ले दिया लेकिन अर्थ तो बता ही नहीं। इस तरीके से हम चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ मैं ये चारों समझा दूंगा। तो वहाँ लोकसभाएँ हैं, जनमत संग्रह, आरंभक है, प्रत्यावर्तन है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मौजूद है स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र घर कहा जाता है इसको, तो स्विट्जरलैंड को। तो डेफिनेटली जनता व्यवस्थापिका के कानूनों को, ध्यान दीजिएगा, जनता व्यवस्थापिका के कानूनों को अस्वीकृत कर सकती है वहां स्विट्जरलैंड में, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वहां। तो वास्तविक रूप में संघीय संसद के द्वारा यदि जनता के विरुद्ध कोई कानून बनाया जाता है, तो चूंकि वहां जनमत संग्रह की व्यवस्था की गई है, तो जनमत संग्रह जब होगा तो जनता उसे अस्वीकार कर देगी। और जब जनता उसे अस्वीकार कर रही है तो फिर संघीय सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा की आवश्यकता कहाँ है? जनता ही समीक्षा कर रही है, जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उसको किया जाएगा, तो जनहित में नहीं है तो जनता अस्वीकृत कर देगी। तो ये भी इसका कारण है संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तिहीनता का। क्या, वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है और जनता व्यवस्थापिका के कानूनों को अस्वीकृत कर सकती है, जैसे जनमत संग्रह के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से उसको अस्वीकृत कर सकती है। इसलिए भी स्विट्जरलैंड में जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो शक्तिहीन है, दुर्बल है, कमजोर है। यस, ये 4 बातें होगी। इसके बाद में यहाँ 5वां छठा पार्ट बनाया है मैंने आपके लिए, स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति, एक्चुअल पोजीशन। व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन? फेडरल सुप्रीम कोर्ट, संघीय सर्वोच्च न्यायालय की वास्तविक स्थिति क्या है? भाई इसमें ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ तुलनात्मक रूप में समझाना चाह रहा हूँ कि स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों की तरह प्रतिष्ठित, मतलब इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, प्रतिष्ठित और स्वतंत्र नहीं है। स्विट्जरलैंड का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है वाकई दुर्बल है, कमजोर है। क्यों? क्योंकि संघीय संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यदि संविधान के विरुद्ध भी कानून बनाया जाता है तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक नहीं सकता है। हाँ, जनता तो रोक देगी क्योंकि जनमत संग्रह की व्यवस्था है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय नहीं रोक सकता है। हाँ, कैंटन यदि संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं, कैंटन संघीय संविधान के विरुद्ध कानून बनाते हैं, तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है, ये बात सत्य है। लेकिन संघीय संसद के द्वारा कैसा भी कानून बनाया जाए, संघीय सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक नहीं सकता। इसलिए अमेरिका और भारत की तुलना में स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय दुर्बल है, कमजोर है, इसकी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, ये इतना स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। क्या, भारत और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालयों से यदि हम स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना करें तो स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय इतना प्रतिष्ठावान नहीं है जितना भारत और अमेरिका के हैं, और ना ही स्विट्जरलैंड का सर्वोच्च न्यायालय, संघीय सर्वोच्च न्यायालय इतना स्वतंत्र है जितना कि भारत और अमेरिका का है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है रैपर्ड, नोट करें, रैपर्ड ने कहा है, क्या कहा है, मैंने केवल संकेत दिया है, यहाँ पूरा बोलूंगा मैं। कहा है कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय इतना प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। वापस बोल रहा हूं, रैपर्ड कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय उतना प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जितना कि अमेरिका और
भारत का। मैंने यहाँ के लिए लिखा है प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, मतलब स्विट्जरलैंड का संघीय सर्वोच्च न्यायालय इतना प्रतिष्ठा व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है जितना कि अमेरिका व भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये हो गया स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति। आप इसके माध्यम से सारी बातें स्पष्ट कर सकते हैं। यस, मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, आप स्विट्जरलैंड की संघीय सर्वोच्च न्यायालय को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।